महाराष्ट्र की राजनीति को अगर कोई रोमांचक वेब सीरीज कहा जाए तो अंबरनाथ अब उसका लेटेस्ट सीजन बन चुका है, जहां हर एपिसोड में किरदार बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं और दुश्मन अचानक दोस्त बन जाते हैं। यहां राजनीति सुबह सिद्धांतों की चाय पीती है, दोपहर में सत्ता की भूख से समझौते करती है और रात होते होते पार्टी ही बदल लेती है। बुधवार की रात अंबरनाथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब विचारधाराएं थककर कुर्सी पर बैठ गई और सत्ता ने खुद कमान संभाल ली। एक तरफ वे पार्टियां थी जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बता देती हैं, और दूसरी तरफ वही दल अचानक जनहित के नाम पर हाथ मिलाते हुए नजर आए। ऐसा लगा जैसे राजनीति ने आईना देखा और खुद से ही पूछ लिया, आज दुश्मन कौन है, और जवाब मिला, जो सत्ता में है। और बस उसी पल दोस्ती की नई कहानी लिख दी गई। अब कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गठबंधन से जिसकी कल्पना करना भी महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग पाप माना जाता है। अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। खबर बाहर आते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या सच में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ? कुछ ने इसे मजबूरी कहा तो कुछ ने इसे राजनीति की नई परिभाषा कह दिया। लेकिन ये गठबंधन जितनी तेजी से बना उतनी ही तेजी से टूट भी गया। दरअसल इस अस्थायी दोस्ती का मकसद था शिवसेना यानी कि शिंदे गुट को सत्ता से बाहर करना। अंबरनाथ नगर पालिका में शिंदे गुट मजबूत स्थिति में था और उसे चुनौती देना आसान नहीं था। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने विचारधारा को कुछ देर के लिए अलमारी में बंद कर दिया और सत्ता गणित को प्राथमिकता दे दी। नतीजा ये हुआ कि शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका लग गया और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से असली ड्रामा शुरू हुआ। जैसे ही ये खबर पार्टी आलाकमान तक पहुंची, दिल्ली और मुंबई में बैठे नेताओं की भौहें तन गई। मामला सीधे देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा। कांग्रेस आलाकमान भी हरकत में आया और तुरंत एक्शन ले लिया। अंबरनाथ में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले कांग्रेस के 12 निर्वाचित पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। यहां कांग्रेस का संदेश साफ था, बीजेपी के साथ जाना मना है, चाहे वो सत्ता के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन राजनीति में मना शब्द अक्सर नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। निलंबन के बाद जो हुआ उसने अंबरनाथ की सियासत को पूरी तरह पलटकर रख दिया। जिन 12 पार्षदों को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया, उन्होंने सीधा बीजेपी का ही दामन थाम लिया। यानी कांग्रेसी कार्रवाई ने बीजेपी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, आपको आसानी से समझ आएगा दरअसल हुआ क्या है। 59 सदस्यीय अंबरनाथ नगर पालिका में शिंदे की शिवसेना के पास 27 पार्षद है। कांग्रेस के पास पहले 12 थे, बीजेपी के पास 14 और एनसीपी के पास 4 पार्षद थे। बीजेपी कांग्रेस गठबंधन के बाद समीकरण बदले और शिंदे गुट सत्ता से बाहर हो गया। लेकिन कांग्रेस के 12 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी का आंकड़ा सीधा 31 पहुंच गया है। यानी अब बीजेपी अकेले दम पर बहुमत पे है। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस कांग्रेस ने बीजेपी से दूरी बनाए रखने के लिए अपने पार्षदों को निलंबित किया, उसी कदम ने अंबरनाथ को लगभग कांग्रेस मुक्त बना दिया। अब तस्वीर कुछ ऐसी है कि शिंदे सत्ता से बाहर है, कांग्रेस संगठनात्मक रूप से हाशिए पर है, और अगर फायदा किसी का हुआ है तो वो सिर्फ बीजेपी है। अब बीजेपी की इस चाल को राजनीतिक विश्लेषक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, पहले विरोधी के साथ मिलकर तीसरे को बाहर करो, फिर उसी विरोधी के लोगों को अपने पाले में ले आओ। ये वही राजनीति है जहां विचारधारा से ज्यादा महत्व संख्या और सत्ता को दिया जाता है। बीजेपी को तेजश्री करुणाजले पाटिल पहले ही महापौर पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव जीत चुकी थी और अब पार्टी की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई है। कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई। अंबरनाथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप पाटिल ने दावा किया कि गठबंधन का प्रस्ताव पहले बीजेपी की ओर से आया था। उनका कहना था वे बीजेपी के साथ नहीं बल्कि अंबरनाथ विकास अघाड़ी के साथ थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये रही कि यह फैसला पार्टी के राज्य कार्यालय को बिना बताए ही ले लिया गया। यही वजह बनी उनके खिलाफ कार्रवाई और 12 पार्षदों के निलंबन की। शिंदे गुट की शिवसेना ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि वह सत्ता के लिए सिद्धांतों की खुलेआम हत्या है। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में सिद्धांत कब के हाशिए पर जा चुके हैं। यहाँ सवाल ये नहीं होता है कि कौन किस विचारधारा का है, बल्कि ये होता है कि किसके पास कितने पार्षद मौजूद हैं। अब इस पर आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, हम आपको यही भी सुनवा देते हैं। दरअसल आदित्य ठाकरे ने भी इस पर टिप्पणी की, जिस तरीके से कांग्रेस का गठबंधन हुआ भाजपा के साथ और फिर कांग्रेस ही पूरी तरह टूट गई। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा। यही गंदी राजनीति हम देख रहे हैं। कल भाजपा ने कांग्रेस के साथ अलायंस की, जब कांग्रेस ने सस्पेंड किया तो पूरी की पूरी कांग्रेस ले ली। ये गंदी राजनीति भाजपा जो ला रही है महाराष्ट्र में, उसे दूर करना है। बहुत ही खराब संस्कृति महाराष्ट्र में ला रही है। ना बाण ना कान, आता फक्त मुंबईची शान, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने संभाजीनगर में कहा है। मला वाटतं
फडणवीस साहब देख रहे हैं कि कुछ और चल रहा नहीं है, उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं है, दिखाने जैसा कुछ है नहीं, तो हिंदू मुस्लिम करते रहो। फडणवीस साहब अगर पिछले 10 साल में जब सत्ता में थे कुछ काम करते थे तो ये दिख जाता था। आज छत्रपति संभाजी नगर में पानी की समस्या, 15 दिन में एक बार पानी आ रहा है। 3 साल में क्या किया भाजपा ने? सिर्फ झूठे नारे लगाए हैं, झूठ बोला है, आगे कुछ नहीं किया, इसलिए आज हिंदू मुस्लिम पे उतरे। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा भी कहा है कि ठाकरे के साथ जो उन्होंने अलायंस किया है वो सबसे बड़े लूजर हो गए इस इलेक्शन के बाद। मुझे लगता है फडणवीस साहब जो एक सुसंस्कृत लगते थे, अभी उनका असल चेहरा सामने आ रहा है सबके सामने। वेस्ट बंगाल में आईपैक के ऊपर जो ईडी का केस, ईडी का रेट आज ही तय हो गया कि भाजपा बंगाल हार रहा है। जब भाजपा जहां बुरी तरह से हारता है ऐसी सारी चीजें करता है। अब अंबरनाथ की ये सियासी कहानी महाराष्ट्र की राजनीति का छोटा सा आईना है, जहां गठबंधन रातों रात बनते हैं और टूटते हैं, जहां निलंबन सदस्यता में बदल जाता है और जहां जनता सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाती है। आने वाले कुछ दिनों में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि ये खेल यहीं थमता है या किसी नए मोड़ पर जाकर फिर से करवट ले लेता है। लेकिन इतना तय है कि अंबरनाथ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय सत्ता की चाह के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।